Hello everyone, this is Maliha Abbas and I welcome you all to our live series to discuss Pakistan's achievement of SDG Goal 13. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि क्या पाकिस्तान ने एसडीजी गोल जो 13 है उसको 10 इयर्स डेडलाइन से पहले ही अचीव कर लिया या नहीं किया है, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से गोल्स थे जो पाकिस्तान को असाइन किए गए। क्या उसकी कोई खास लिस्ट थी जो पाकिस्तान को दी गई थी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो यूएन का एक सेक्शन है जो डील कर रहा है इससे, तो क्या उन्होंने कोई खास लिस्ट दी थी पाकिस्तान को कि आप ये अचीव करें? और जब पाकिस्तान ने कहा कि ये हमने अचीव कर लिए हैं, तो वो कौन सी चीजें थी, तो वो कौन से टारगेट्स थे जो पाकिस्तान ने मेंशन किए कि इनकी बेसिस पे हम ये क्लेम कर रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है मैम आयशा खान। मैम डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है माउंटेन्स एंड ग्लेशियर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन की, एंड शी इज आल्सो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सिविल सोसाइटी कोलिशन फॉर क्लाइमेट चेंज, and further she is also a recipient of Bright Award for Environment Sustainability from Stanford University. तो मैम हाउ आर यू, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच मलीहा फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस वेबिनार। इट्स ऑनर टू हैव यू हियर मैम। मैम आज हम बात करते हैं पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट पाकिस्तान ने दी कि उसने अपना जो क्लाइमेट गोल है वो 10 इयर्स पहले ही अचीव कर लिया है। तो पहले तो मैम आप ये बताएं कि आप इस बात से एग्री करती हैं कि ऐसा कुछ है कि हम लाइक 2019 तक पाकिस्तान क्लाइमेट में से रिलेटेड जो भी फील्ड है इसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही जीरो, या आप कह सकते हैं इतनी खास नहीं रही। हमने सिर्फ केपीके में ही सुना था बिलियन सुनामी ट्री प्रोग्राम का, लेकिन नेक्स्ट ईयर ये हमारे पास स्टेटमेंट आती है कि पाकिस्तान ने जो है वो टारगेट ही अचीव कर लिया है, वो भी 10 साल पहले। क्या पाकिस्तान वो एक वाहिद मुल्क है जो दुनिया में जिसने ये टारगेट अचीव किया है, और वो कौन सी ऐसी चीजें जो पाकिस्तान को इस कहने पे मजबूर करते हैं कि हमने टारगेट अचीव कर लिया? थोड़ी सी क्लैरिटी आपको दे दूं मलीहा कि पाकिस्तान ने अपनी नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी जो बनाई थी वो 2012 में बनाई थी, उसका इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क 2013 में बनाया था। तो इसके बाद जब से ये गवर्नमेंट आई है, इनका एक बड़ा फोकस रहा है ऑन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इन्होंने जो मिलियन ट्री सुनामी शुरू किया, उसके बाद 10 बिलियन ट्री जो सुनामी का प्रोग्राम है, उसके साथ क्लीन ग्रीन पाकिस्तान इनका एक नैरेटिव है, उसके नीचे इकोसिस्टम रेस्टोरेशन प्रोग्राम है। तो काफी पॉलिसीज हैं और एम्बिशंस हैं और इंटेंशंस गुड हैं। लेकिन जहां तक क्लाइमेट एक्शन ये जो क्लाइमेट एक्शन 13 गोल है, ये जो गोल्स होते हैं ये यूनिवर्सल गोल्स हैं, ये पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिक गोल्स नहीं होते। ये गोल्स हैं फ्रॉम 1 to 17 और ये पूरी रेंज को कवर करते हैं, विच इंक्लूड्स पॉवर्टी, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, एनर्जी। एसेंशियली ये आपको एडेप्टेशन मिटिगेशन की तरफ लेके जाते हैं, सो दैट एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड हैज ह्यूमन सिक्योरिटी एंड a sustainable development that leaves no one behind. तो गोल 10 की जो रिक्वायरमेंट है वो है एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड इट्स adverse impacts in terms of controlling disasters etc. लेकिन ये इसका हर गोल के नीचे काफी और टारगेट्स होते हैं। तो ये जो टारगेट है इसमें इंडिकेटर्स होते हैं। तो ये जो है कि हमने 10 इयर्स अहेड ऑफ टाइम अचीव कर लिया, ये इंडिकेटर, ये एक स्पेसिफिक इंडिकेटर को एड्रेस कर रहा है और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसका हिस्सा नहीं है। ये रिपोर्ट आई है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क की तरफ से। तो उसमें उन्होंने जो इमिशंस हैं उनका जो क्राइटेरिया सेलेक्ट किया वो पर कैपिटा किया है। तो पाकिस्तान की क्योंकि एमिशंस बहुत लो हैं, 0.8% हैं या मैक्सिमम 1% पे चली जाती हैं, और हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, 208 मिलियन पीपल। तो जब उनसे डिवाइड करते हैं तो आपका पर कैपिटा जो है यूज एनर्जी का, एमिशंस का, वो कम नजर आता है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है जिसके बारे में कहा गया है, बहुत से और ममालिक भी हैं और मोस्टली वो डेवलपिंग कंट्रीज के हैं, क्योंकि तमाम डेवलपिंग कंट्रीज की एमिशंस लो होती हैं, पॉपुलेशन हाई होती है, और कोई वेस्टर्न वर्ल्ड या यूएस इस इंडिकेटर में क्वालिफाई नहीं करता, क्योंकि उनकी पॉपुलेशंस कम होती हैं, उनकी एमिशंस ज्यादा होती हैं। तो अगर आप इसको इस एंगल से देखें कि ये एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है तो ठीक है कि पर कैपिटा के उस पे पाकिस्तान ने इसको अचीव कर लिया। लेकिन अगर आप पूरे गोल को देखें, गोल 13 को एक होलिस्टिक व्यू उसका लें, तो उसमें जो बाकी तमाम टारगेट्स हैं उस पर भी काम करने की जरूरत है।
ओके मैम, यानी कि मैं अगर मैं आपकी बात से ये कंक्लूड करूं कि जो एसडीजी गोल्स, जो क्लाइमेट से रिलेटेड एसडीजी गोल 13 है, जो क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है, उसके अंदर फर्दर डिफरेंट टारगेट्स असाइन किए जाते हैं। और पाकिस्तान ने जस्ट वन टारगेट अचीव किया है जो इमिशन से रिलेटेड है, इमिशंस पर देखिए, कैपिटा इमिशन से रिलेटेड है, राइट? पर कैपिटा से, क्योंकि टारगेट अगर हम कहते हैं ना गोल 13, तो गोल 13 में 13.1 है, 13.2 है, 13.3 है। और अगर गोल 13.1 में हम कहते हैं एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन, तो एडेप्टेशन में तो अभी पाकिस्तान ने अपनी नेशनल एडेप्टेशन पॉलिसी ही नहीं बनाई हुई, जो सबसे जरूरी ओके। चीज है। क्योंकि अगर हम लो एमिटर हैं तो हमारा मसला इतना ज्यादा एमिशन नहीं है, हमारा मसला ज्यादा एडेप्टेशन है। क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं ग्लोबल वार्मिंग के, लेकिन हम उनके असरात से बहुत बुरी तरह मुतासर होते हैं। तो हमें एडेप्टेशन पे बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, और उस पर अभी तक हमारी पॉलिसी नहीं है। नेशनल एडेप्टेशन प्लान जो बनने की जरूरत थी वो अभी तक मुकम्मल नहीं है। इसी तरह अगर आप देख लें कि हमें 13.2 की तरफ अगर आप जाते हैं तो उसमें आपको इंटीग्रेट करना है क्लाइमेट चेंज को इनटू पॉलिसी एंड प्लानिंग, वो भी अभी हमने नहीं किया। उसके बाद आपके जो कैपेसिटी बिल्डिंग और एडवोकेसी प्लेटफॉर्म्स हैं, नॉलेज प्लेटफॉर्म्स, उन पे भी बहुत ज्यादा काम होने की जरूरत है। तो बहुत सी चीजें हैं, एक छोटी सी चीज है, उसको हम लेके ये नहीं कह सकते किसी तरह के हमने गोल 13 का टारगेट जो है वो अचीव कर लिया। ओके, तो मैम आप काइंडली इलेबरेट कर सकती हैं वो कौन से रेंज ऑफ एक्शंस हैं या गोल्स हैं या टारगेट्स हैं जो किसी भी कंट्री को अचीव करने चाहिए, ताकि वो कंप्लीटली कह सके कि उसने एसडीजी गोल 13 ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन वो अचीव कर लिया है? तो कोई लिस्ट ऑफ एसडीजी गोल्स और जी, टारगेट्स हैं? एसडीजी 13 में देखें, आपके पास मैंने आपको बताया ना 13.1 है, 13.2 है और 13.3 है। तो एक सबसे ओके। पहले आपने एडेप्टेशन और मिटिगेशन पे काम करना है। और मिटिगेशन की तरफ भी अगर हम आते हैं तो मेरा जवाब थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन हम ट्री प्लांटेशन को ही एसोसिएट कर रहे हैं मिटिगेशन के साथ इस वक्त। तो अगर हम ट्री प्लांटेशन की तरफ जाते हैं तो एक तरफ हम दरख्त लगा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमने एक नेशनल अवेयरनेस कॉन्शियसनेस पैदा की कि दरख्त लगाना अच्छा काम है। लेकिन साथ साथ अगर हम इलीगल ट्री कटिंग को नहीं रोकेंगे तो वो बेनिफिट हमारा जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्योंकि हम जो मेच्योर ट्रीज हैं, जो कार्बन सिंक्स की तरह अभी सर्व करती हैं, उनको काट रहे हैं। जो नई ट्रीज हम लगा रहे हैं, अभी तक हमें उनका मोर्टेलिटी या सर्वाइवल रेट का भी पूरी तरह पता नहीं है। और जब वो मेच्योर होंगी कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन बेनिफिट्स देने के लिए, तो आज से 10 या 15 साल उनको लग जाएंगे। तो जब वो मेच्योर होंगी, अगर हम इलीगल कटिंग को नहीं रोकेंगे, वो भी काटी जाएंगी और आप नए सैपलिंग्स लगाते जाएंगे, तो आपको वो एमिशन सेक्वेस्ट्रेशन या कार्बन सिंक का जो बेनिफिट्स देती हैं ट्रीज, वो नहीं मिलेगा। तो बहुत ओके। जरूरी है कि हम इन चीजों पे साइमल्टेनियसली काम करें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम ही जो रहा है वो लो फॉरेस्ट कवर रहा है। अगर आप डिफरेंट एस्टिमेट्स को देखें, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने जो बनाए हैं डिफरेंट पैरामीटर्स पे बेस करके, तो 3 से 5% तक पाकिस्तान का फॉरेस्ट कवर है। तो अगर हम अगर अगर एक पर कैपिटा क्राइटेरिया को उठाते हैं, तो कनाडा का ट्री कवर पर कैपिटा जो है वो 800 है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान का ट्री कवर कैपिटा पर कैपिटा जो है वो 5 ट्रीज है। तो उस पे फिर हम बहुत बुरी तरह हमारी रैंकिंग नीचे गिरती है। तो फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन को जब तक हम साथ साथ नहीं रोक सकते, इलीगल कटिंग को, तो प्लांटेशन के बेनिफिट्स हमें नहीं मिलेंगे। मैम बिल्कुल, आपने 13.1 जैसे आपने कहा कि जो गोल है वो है, टारगेट जो है वो एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन से रिलेटेड है, और आपने कहा कि हमारा कंट्री से फोकस ज्यादा कर रहा है वो प्लांटेशन के ऊपर कर रहा है। मैम मेरा इसी से एक सवाल है कि मैम जो कहा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया 10 बिलियन सुनामी ट्री प्रोजेक्ट है, तो मैम केपी में तो समझ आता है कि आप जो है 1 बिलियन ट्रीज लगा सकते हैं, और हमने उनका देखा कि उनका सर्वाइवल रेट भी 85% था। लेकिन मैम जब हम सिंध की बात करते हैं, अगर आप 10 बिलियन अगर पूरे पाकिस्तान में लगाए भी जाएंगे, तो आप सिंध की बात करें तो सिंध में तो पानी नहीं है, यू नो। तो कैसे उनको पानी दिया जाएगा उन ट्रीज को, और कैसे उनको सिक्योर किया जाएगा कि वो मेच्योर हो भी सके? लाइक पहली चीज तो पानी नहीं है, और दूसरा कि वो उनका मेच्योर होने का कि वो बचेंगे भी या नहीं, सर्वाइवल रेट केपीके में तो आप इंश्योर करा सकते हैं, सिंध का क्या है?
देखिए, ट्रीज जो है इनकी बहुत सी स्पीशीज होती हैं, कुछ हाई वाटर कंजम्पशन की होती हैं, कुछ लो वाटर कंजम्पशन की होती हैं, एरिड इलाकों के लिए अलग ट्रीज होती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो अपनी स्पीशीज हैं वो उस लोकेशन को देखते हुए प्लांट करें। एक तरह की अगर आप यूकेलिप्टस को प्लांट कर देंगे उस एरिया में, यूकेलिप्टस बहुत ज्यादा पानी खींचता है, 30-50 गैलन दिन के खींच लेता है। तो अगर वो वाटर लॉक्ड जगह के लिए बेहतर है। अगर आप उसको इस्लामाबाद में लगाएंगे तो हमारा वाटर टेबल ऑलरेडी नीचे जा रहा है, तो वो आपकी ट्री तो बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगी, क्योंकि यूकेलिप्टस पॉपुलर ये बड़ी फास्ट ग्रोइंग ट्रीज हैं। लेकिन अगर ये ज्यादा पानी खींच रही हैं तो एक तरफ से आप जो फायदा देने का कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हम एक वाटर स्केर्स कंट्री भी हैं, तो हम अपनी वाटर टेबल जो है उसको ज्यादा ड्रॉप करते जाएंगे। तो ये सारी चीजें बैलेंस करके देखनी पड़ती हैं। ओके, तो मैम 13.1 तो एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन है, तो मैम 13.2 और 13.3 भी थोड़ा सा इलेबरेट कर दें कि क्या गोल्स में आते हैं। जी, 13.2 में ज्यादातर आपने इंटीग्रेट करना है क्लाइमेट चेंज को इनटू पॉलिसी एंड डेवलपमेंट। तो हमारी हर पॉलिसी में अभी क्लाइमेट चेंज जो है वो इंसेप्शन से इंक्लूड नहीं हो रहा, ना उसकी ट्रैकिंग हो रही है। तो इसको इस पे काम करने की जरूरत है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज को और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को, बल्कि तमाम वो मिनिस्ट्रीज, क्योंकि आप देखें मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का मैंडेट जो है वो लिमिटेड है। उनका आफ्टर द 18th अमेंडमेंट जो मैंडेट है वो रह जाता है साइनिंग एंड रेटिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। बाकी सारा काम जो होने वाला है वो प्रोविंसेस में होना है, और ये सारे डिसिप्लिन जो हैं अब ये प्रोविंसेस के पास हैं। तो पहली चीज तो ये है कि कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म नहीं है ऐसा प्रोविंसेस के साथ कि इसको आप कैसे आगे लेके चलेंगे। तो और दूसरी चीज ये है कि ये एक मिनिस्ट्री का काम नहीं है, इसमें हेल्थ भी आएगा, इसमें फूड भी आएगा, इसमें वाटर भी आएगा, इसमें डिजास्टर्स भी आएंगे। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जो क्लाइमेट चेंज से मुतासर नहीं होता। तो जब तक इसको एक इंटर मिनिस्टीरियल टास्क फोर्स की शक्ल में आप नहीं बनाएंगे और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में इसको शुरू से हिस्सा नहीं बनाएंगे तो ये कामयाब नहीं होगी। इसीलिए इसको कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज एक पिविटल चीज है, इसको आपको सेंट्रलाइज करना है अपनी हर पॉलिसी में, वो चाहे एनर्जी की हो, चाहे फूड की हो, चाहे वाटर की हो। ओके मैम, आपने कहा 13.2 इंटीग्रेटिंग पॉलिसी एंड डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज को पॉलिसी एंड डेवलपमेंट में लेकर आना है, कि सेक्टर में भी लेकर आना है। लेकिन मैम जैसे आपने कहा कि नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी हमने 2012 में बनाई थी, और उसके बाद आपने कहा कि अब जो है हमारी जो मिनिस्ट्री है और क्लाइमेट चेंज, उसका काम ज्यादातर रेटिफिकेशन तक ही है। तो मैम हमारी प्रोविंसेस में कोई क्लाइमेट चेंज पॉलिसी प्रोसेस में है या नहीं है, तो वहां पे प्रोविंशियल लेवल पे किस तरह काम हो रहा है? कुछ प्रोविंसेस ने इस पे काम किया है, कुछ प्रोविंसेस ने इतना ज्यादा काम नहीं किया। मेन इशू जो है वो ये है कि जो कैपेसिटी चाहिए और जो टेक्निकल सपोर्ट चाहिए वो प्रोविंसेस के पास नहीं है। तो जब तक प्रोविंसेस के पास ये टेक्निकल, पंजाब में बेहतर काम हो रहा है बाकी सूबों के कंपैरिजन में, लेकिन जैसे आप अगर बलूचिस्तान में चले जाएं तो उनकी कैपेसिटी ही बहुत पुअर है। तो वो पॉलिसी बना के अगर बना भी लेते हैं आउटसोर्स करके कंसल्टेशन के प्रोसेस से, तो उसको इम्प्लीमेंट करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। दूसरी चीज ये है कि हमारी जो पॉलिसी बनी थी, ये मैंने आपको कहा ना 2012 में बनी थी, तो इसके बाद बहुत सी ऐसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं जिसकी वजह से हमें ये पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत है। तो पेरिस एग्रीमेंट हो गया है, ये एसडीजी गोल्स हो गए हैं, सेंडाई फ्रेमवर्क हो गया है, जेंडर एक्शन प्लान आ गया है। तो ये सारी चीजें जो हैं अब ये नई पॉलिसी का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी को हमने, और ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसको शुरू में ही कहा गया था कि एवरी 5 years इट विल बी अपडेटेड, बट सो फार इट हैज नॉट बीन अपडेटेड। तो सबसे पहले तो ये जरूरत है कि इस पॉलिसी को हम अपग्रेड करें और रेलेवेंट करें। जी मैम, एंड इट्स बीन 8 years और हमने क्लेम भी कर दिया कि हमने एसडीजी गोल क्लाइमेट चेंज का अचीव कर लिया है, एंड हमारी नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी नहीं रिवाइज हुई है। तो मैम ये तो एक मेरा ख्याल अजीब ही सूरत हाल है। आई अंडरस्टैंड दैट इट इज अंडर प्रोसेस। कोई 5-6 महीने पहले था कि यूएनडीपी ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा था विद दिस एग्जैक्ट पर्पस कि क्लाइमेट चेंज पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत है, लेकिन फिर पता नहीं उसमें क्या, और अवार्ड भी कर दिया था एक कंसल्टेंट को। उसके बाद पता नहीं उसमें क्या इश्यूज आए। अब मैंने सुना है कि वो फिर से कॉल कर रहे हैं फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट।
तो ओके। और अगर बन जाती है पॉलिसी तो आई होप कि उसमें ये हर जो अपना टारगेट है उसकी एक टाइमलाइन भी दें, और उसके साथ जो पोटेंशियल फाइनेंसिंग विंडोज हैं उनको भी लिस्ट करें। क्योंकि अगर आप एक ऑब्जेक्टिव को, एक टारगेट को एक टाइमलाइन के अंदर नहीं अचीव करते तो उसकी मॉनिटरिंग भी बहुत मुश्किल हो जाती है। और अगर आप फाइनेंशियल विंडो को नहीं आइडेंटिफाई करते तो फिर आपको ये नहीं पता कि इसके पास इस काम को करने के लिए आपके पास पैसा कहाँ से आएगा। एग्जैक्टली exactly. और मैम जिस तरह 2018 में बस नेशनल वाटर पॉलिसी आई थी, तो अगर आप नेशनल वाटर पॉलिसी को इंटीग्रेट नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी में नहीं करेंगे तो एक्चुअली वाटर कंजर्वेशन आपकी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी का सबसे अहम हिस्सा है। तो आपने ये अगर नेशनल, जी जी मैम ये प्लीज ये कंटिन्यू। ये इंटरलिंक्ड है ना, इसलिए जो एसडीजी गोल्स हैं इनमें आपको सारी चीजें मिलती हैं, और अगर आप इन सबको इंटीग्रेट करेंगे एट द डेवलपमेंट स्टेज, तो फिर आप इनको बेटर तरीके से मैनेज भी कर सकेंगे, मॉनिटर भी कर सकेंगे। ओके तो मैम 13.1 जैसे आपने कहा कि इसके अंदर तीन मेजर्स जो हैं वो क्लॉजेस आ जाते हैं। 13.1 एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन आ जाता है। 13.2 इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट चेंज इनटू पॉलिसी एंड डेवलपमेंट, एंड व्हाट इज 13.3? वो नॉलेज और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है। तो उसमें भी आप देखें कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, हमारे पास मिनिस्ट्री लेवल पे क्वालिफाइड लोग नहीं हैं। आपको आउटसोर्स करनी पड़ती है, आपको कंसल्टेंट्स हायर करने पड़ते हैं, उनकी सैलरीज फिर वो जो मांगते हैं वो बहुत हाई होती हैं, इनके पास बजट लाइन में उस एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए वो होते नहीं है पैसे उतने। तो इसकी भी बहुत जरूरत है। और एडवोकेसी में भी आप देख लें कि जितने टीवी चैनल्स वगैरह हैं इन पे कहीं भी क्लाइमेट चेंज पे आपको बहुत कम प्रोग्राम नजर आएंगे प्राइम टाइम पे, क्योंकि लोगों का इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लोग इसको एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना समझते हैं कि जो डिस्टेंट फ्यूचर में है, उनकी जिंदगी को आज मुतासिर नहीं कर रहा। और इसकी वजह मेरा ख्याल है कि जो लेवल ऑफ अवेयरनेस है वो हमारे स्कूल करिकुला में भी नहीं बताया जाता कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है या क्लाइमेट चेंज क्या चीज है, सिंपल टर्म्स में। क्योंकि अगर हम इसको बहुत टेक्निकल बना के लोगों को इंफॉर्मेशन देंगे तो उनकी बात समझ में नहीं आएगी। क्योंकि क्लाइमेट चेंज के या मौसमियाती तब्दीली जो है, हम इसको माहौलियात के साथ हर वक्त कंफ्यूज करते रहते हैं। इन्वायरमेंट एक अलग चीज है, क्लाइमेट चेंज एक अलग चीज है। तो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज में फर्क है। इन्वायरमेंट जो है उसको आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपके उसमें आती है मैंडेट में कि आप अपनी पॉलिसीज बना लें, उनको इन्फोर्स कर दें। लेकिन क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल फिनोमिना है। जो चीज अमेरिका में बैठ के हो रही है उसके असरात हम पे हो रहे हैं, उसको हम यहाँ से बैठ के कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्लाइमेट निगोशिएशंस करनी पड़ती हैं, जिसके लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है हर साल होती है, पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान वहाँ निगोशिएशंस का हिस्सा बनता है। तो दोनों चीजों में फर्क है। तो हमारे लोगों को ना इस फर्क का पता है, और ना हम इस चीज को हाईलाइट करते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो आज भी हो रहा है। अगर मानसून इंटेंस हो रहा है, अगर फ्लडिंग ज्यादा हो रही है, अगर मेल्टिंग एक्सेलरेटेड है, तो हम ये खबरें सिर्फ बता देते हैं, हम ये नहीं कहते कि ये इसका कॉज क्या है। अगर हम बार बार एक चीज को दोहराएंगे, क्योंकि आम आदमी के लिए रेपिटेशन जो है ना वो बहुत जरूरी होता है। जब तक आप एक चीज को बार बार उनके अंदर ग्रिल नहीं करेंगे कि ये अगर बेमौसमी बारिश हो रही है तो ये क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है, और इसके इम्पैक्ट हम पे क्या हो सकते हैं, और आपकी एज अ सिटीजन क्या जिम्मेदारी बनती है। तो ये चीजें जो है हमें अपनी जो है एडवोकेसी कैंपेन्स का हिस्सा बनानी चाहिए, और लोगों की कैपेसिटी भी इसी तरह बढ़ती है। क्योंकि जब एक आम आदमी इन चीजों को समझ जाता है कि ये मेरी जिंदगी को मुतासिर कर रही है, अगले 10 साल में क्या होने वाला है, और ये आगे मेरे बच्चे और उनका क्या इस पे इम्पैक्ट होगा, तो वो शायद ज्यादा पर्सनल इंटरेस्ट लेके अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको भी पूरा करेगा। एग्जैक्टली exactly. और मैम आपको नहीं लगता कि हमें थोड़ा सा लोगों को ये भी एजुकेट करने की जरूरत है कि हर चीज क्लाइमेट चेंज नहीं है। फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास फ्लड्स, अर्बन फ्लडिंग हुई भी अभी रिसेंट कराची में बारिशें जब हुई, तो मैम वो तो ह्यूमन पॉलिस थी, वो एक हमारी लाइक हमारा फॉल्ट था कि हमारे जो पास जो वो नाले थे वो साफ नहीं थे, और हमारी हमारी तरफ वो एक ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ही खराब है, आप कह सकते हैं फरसुदा था। तो ये उस वजह से थी, ना कि आप इसको इसको भी क्लाइमेट चेंज से रिलेट करें। तो मैम इस पे क्या ओपिनियन है?
इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज में फर्क है। अगर आप एनवायरमेंटल पोल्यूशन कर रहे हैं, अगर आप प्लास्टिक्स जो हैं उनको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं स्ट्रीट्स पे, और आप अपने जो सूरेज सिस्टम है उसको साफ नहीं रख रहे, तो ये आपकी एक तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, म्यूनिसिपल सर्विसेज, उस पे एक सवालिया निशान उठाता है। और दूसरी ये चीज है कि आप इसको खुद बेटर मैनेजमेंट के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। शुरू दिन से अगर आप इस पे तवज्जो नहीं देंगे, ये बढ़ती जाएगी। और अर्बन स्प्रॉल भी जो है हमारी जो डेवलपमेंट भी होती है वो अनप्लैंड होती है। अब आप देख लें, बहुत जगह ऐसी जगहें हैं जहां डेवलपमेंट स्कीम्स नहीं होनी चाहिए थी, वो फार्म एरिया था, उस पे जाके हमने डेवलपमेंट कर दी। ना वहां पे सूरज सिस्टम है, ना वहां पे गैस थी, बाद में बननी शुरू हो जाती हैं, लेकिन ये चीजें हम बाद में लाते हैं, ये हमारी प्लानिंग का हिस्सा नहीं होती। तो डेवलपमेंट ओके। करने से पहले हमें इन चीजों पे भी तवज्जो देनी चाहिए कि कितनी कैपेसिटी है उस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की टू टेक द लोड ऑफ ह्यूमन सर्विसेज। ओके मैम, लाइक हम कह सकते हैं कि हमारी पॉलिसीज इतनी फ्लॉड हैं कि जो हम क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट फील कर रहे हैं वो एक्चुअली वर्स हो रहा है, क्योंकि वो उसमें ह्यूमन पॉलिसीज हैं। ये हमारी इंस्टीट्यूशनल जो है इनकैपेसिटी है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज और मजीद बुरी तरह मुतासिर कर रहा है हमारे मुल्क को, राइट? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारी पॉलिसीज फ्लॉड है, हमारी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं। अगर आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेंगे तो उसमें सब वो चीजें लिखी हैं जो होने वाली हैं। वो इन्फोर्स नहीं की जाती, ये अलग चीज है। तो हमारी अच्छा मैम। इन्फोर्समेंट कैपेसिटी वीक है। ओके। और मैम उसके लिए वो अगेन कैपेसिटी बिल्डिंग होना जरूरी है, और जिससे अभी बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जा रही है पाकिस्तान में कैपेसिटी स्पेशली। बिल्डिंग भी है मलिहा, और अकाउंटेबिलिटी भी है, और ट्रांसपेरेंसी भी है। तो ये तीनों चीजें आपको साथ लेके चलनी है। आपने अपनी पॉलिसीज जो हैं वो ट्रांसपेरेंट तरीके से बनानी है। काफी ऐसी पॉलिसीज हैं, हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं, उनके जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हैं उनको सही तरह नहीं डेवलप करते, या फैसला कर लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट तो होना है तो उसका EIA उसी के मुताबिक बना लिया जाए। ये नहीं देखते कि हम ओपन माइंडेड रहें कि अगर एनवायरमेंटल डैमेजेस जो हैं वो ज्यादा होंगे और लॉन्ग टर्म इसके इम्पैक्ट्स जो और असरात हैं वो हमारे पे नेगेटिव होंगे, तो हम इस प्रोजेक्ट को या ना करें या इसमें वो मिटिगेशन मेजर्स इनकॉर्पोरेट करें। तो हम ये नहीं करते। अब देख लें, आपके सामने मिसाल है, आपके पास कितने ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं, पेपर में उनकी मैनेजमेंट पॉलिसी बनी हुई है, एक में आप चले जाएं, मुझे बताएं जहां पे सही काम हो रहा है। एग्जैक्टली। इम्प्यूनिटी के साथ वायलेट हो रहे होते हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है उस पार्क मैनेजमेंट को कि आपको यहाँ बिठाया है एक काम के लिए, एक मैंडेट के साथ, तो फिर उसके बावजूद ये चीजें पार्क के अंदर जो प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर हुआ है उसके अंदर ये क्यों हो रही है। एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल। मैम मेरा दूसरा सवाल ये है आपसे, अब दूसरा तो नहीं, काफी हो चुके हैं। तो मैम मैं ये सोच रही थी कि जैसे मैम ये हमें टारगेट दिया गया कि आपने SDG गोल्स जो हैं जो डिफरेंट ममालिक को भी दिए गए और पाकिस्तान जिनमें शामिल है। तो मैम ये हमारी इमिशंस को देख के दिया गया। फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान की जो ग्लोबल इमिशंस में कंट्रीब्यूशन है वो 1% से कम है। लेकिन पाकिस्तान दुनिया में 5वें नंबर पे आता है इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज वर्स्ट इफेक्टेड बाय द मोस्ट वुल्नरेबल टू द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो दुनिया में 5वें नंबर पे इस लिस्ट में आ जाता है, और दुनिया में अगर ग्लोबल इमिशंस में कंट्रीब्यूशन देखें तो 1% से भी कम है। तो क्या टारगेट हर कंट्री को अलग दिए जाते हैं, या सबके सेम होते हैं कि लाइक आपने सारे जितने भी कंट्रीज हैं इररिस्पेक्टिव कि आपकी ग्लोबल इमिशंस में कितनी पार्टिसिपेशन है, आपने यही टारगेट्स पूरे करने हैं? टारगेट सबके लिए बराबर, ये यूनिवर्सल गोल्स हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, 1 से लेके 17 तक जो हैं ये यूनिवर्सल गोल्स हैं। ये आपकी ह्यूमन सिक्योरिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लोगों को लेके जाते हैं। तो ये पाकिस्तान स्पेसिफिक गोल्स नहीं है। और हर एक कंट्री के जो अपने एमिशन रिडक्शन गोल्स हैं वो हम अपनी जो नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जो वॉलंटरली हर मुल्क बनाता है, हमने भी बनाई हैं। हमने 2015 में उन्हें सबमिट किया था, लेकिन हमने उन्हें कंडीशनल रखा था। हमने कहा था कि हमें $42 बिलियन मिलेंगे तो हम 20% अपनी इमिशंस में रिडक्शन करेंगे। और हमारी इमिशंस कहाँ से आती हैं? हमारी इमिशंस आती हैं इंडस्ट्री से, ट्रांसपोर्ट से, एग्रीकल्चर से। तो इन सेक्टर्स में हमने कहा था कि हम 20% रिडक्शन करेंगे, लेकिन हमने उसको कंडीशनल कर दिया था कि हमें ग्लोबल फाइनेंस से अगर इतना पैसा। इसी तरह हमने अपने अडेप्टेशन को भी कंडीशनल रखा है, क्योंकि एज अ कंट्री वी डोंट हैव द रिसोर्सेज। तो हमने कहा है कि हमें $7 to $14 बिलियन पर एनम मिलने चाहिए
फॉर एडेप्टेशन। तो ये चीजें हर कंट्री अपने हालात को देखते हुए, अपनी सोशल और इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए फिर एक एनडीसी बना के दे देता है। अब उस एनडीसी का इस साल नवंबर में कोविड की वजह से जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होनी थी ग्लासगो में, वो कैंसिल हो गई, वो अगले साल होंगी नवंबर में। तो वहां आपने इनको रिव्यू करना है कि जो आपने कहा था उसमें आपने अपने टारगेट्स कितने अचीव किए इमिशन रिडक्शन के, और आप अपना जो है लेवल ऑफ एम्बिशन वो एवरी 5 years आपको इंक्रीज करना है। लेकिन इसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका इतना रोल नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज हमेशा क्लाइमेट जस्टिस मांगती हैं। जैसे आपने कहा कि हमारी तरह बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिनकी एमिशंस कम हैं, लेकिन उनसे भी ये नहीं कहा जा रहा कि जो जितना ज्यादा एमिट कर रहा है वो उतने ही परसेंटेज कम करेगा, या जो कार्बन क्रेडिट जो बाकी रह गया है एटमॉस्फेयर में वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो बाकी अब रह गया है। तो डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो एक ब्लॉक बन के कहती हैं कि हमें क्लाइमेट जस्टिस चाहिए क्योंकि हम इस चीज के जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो इस बात पे राजी नहीं होती। तो निगोशिएशंस में यही जो बैटल है बिटवीन द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड, एनेक्स ए एनेक्स बी कंट्रीज इन्हें कहा जाता है, तो इनके दरमियान ही निगोशिएशंस होती है। और फिर वो मैम क्लीन एनर्जी मैकेनिज्म में जिसमें कहा था कि वो कार्बन क्रेडिट्स बाय कर सकते हैं और वो पे कर देंगे, या तो फिर वो ग्रीन कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दें ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज में ताकि वो कंपनसेट हो जाए। जी, उस पे कार्बन क्रेडिट से जरा कॉम्प्लेक्स इशू है, उस पे भी अभी बातचीत चल रही है। उस पे अभी तक पूरी तरह फैसला नहीं हुआ कि वो किस तरह मैनेज किए जाएंगे कार्बन क्रेडिट्स। ओके लेकिन मैम। जी 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 जी, मैम मैं प्लीज ये कह रही कंटिन्यू। थी कि आपने आपने एनर्जी की बात की थी, तो हमारा जो एनर्जी नया मिक्स हमने प्रपोज किया है अंडर दी ऑल्टरनेट एनर्जी पॉलिसी, उसमें हमने कहा है कि 30% रिन्यूएबल्स होंगे। तो वो 30% रिन्यूएबल्स बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हमने कहा कि 30% रिन्यूएबल्स होंगे, 30% जो है वो क्लीन एनर्जी होगी फ्रॉम हाइड्रो सोर्सेस। तो अब 10 years में हमने इसे अचीव करना है कि 2030 तक हम इसको अचीव कर लेंगे। लेकिन ट्रांजिशन के लिए जो पैसा है वो कहाँ से आएगा, इसका कहीं जिक्र नहीं है। एग्जैक्टली और मैम जो अभी रिन्यूएबल्स की परसेंटेज जो करंट है वो 4% है पाकिस्तान में। हम अभी हाइडल हटा दें। जी जी, हम सिर्फ जी रिन्यूएबल्स की परसेंटेज देख लें। और मैम जी अगर ये कहते हैं कि हम इसको 30% तक ले जाएंगे 2030 तक, तो मैम लाइक ये इतना बड़ा जो चेंज आएगा तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है? लाइक कैसे आप यही मैं आपको कह रही हूँ ना कि इसका कोई रोड मैप होना चाहिए कि इस पे डिमांड पे भी। अब आपके देखें 3-4 जो प्रोजेक्ट्स कोल के थे वो कंप्लीट हो गए, 3-4 जो पाइपलाइन में है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे जल्दी। तो जब उनके सोर्सेज के थ्रू एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी तो फिर आप किस तरह इंसेंटिवाइज करेंगे इंडस्ट्री को टू स्विच एंड प्रोड्यूस मोर, तो वो आपकी डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपकी डिमांड बढ़ती है और नया मार्केट क्रिएट होता है फॉर एक्स्ट्रा एनर्जी तो फिर आप रिन्यूएबल्स की तरफ जाएंगे, वरना आप इनमें जितनी इन्वेस्टमेंट की है इनको किस तरह फेज आउट करेंगे। एक्सेलेंट पॉइंट मैम, क्योंकि मैम मैं भी यही देख रही थी कि जो अभी सीपेक के अंदर जो प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं तो 70% तो वो कोल बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं जो हम कोल को यूज करेंगे, एंड सिर्फ 30% हमने प्रोजेक्ट्स रखे हैं जो रिन्यूएबल्स पर हैं। तो मैम अगर आप 2030 के लिए, अगर आप सीपेक आपका कोई डेकेड्स के लिए ना 1 और 2 डेकेड्स के लिए प्रोजेक्ट है कि जो आपको फ्यूचर में फायदा देगा, तो आप 2030 आपका डेडलाइन है जो कि आपने पहले आप कह रहे हैं आपने अचीव भी कर लिया है, लेकिन आपने 70% तो पहले इन्वेस्टमेंट कोल में की हुई है और आप सिर्फ 30% अपना कह रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाएंगे और ये सब कुछ। तो कैसे कैसे आप लोगों को फोर्स करेंगे, पुश करेंगे कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आए पाकिस्तान में? और उनकी प्राइस पे भी डिपेंड करता है ना, वो कैसे प्राइस्ड होंगी, क्या लोग उसे अफोर्ड कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। और हमारा ये जो सारा मास ट्रांजिट सिस्टम भी बना है ये भी बहुत ही गलत तरीके से बना है। अगर इसको आप जेन्युइनली मास ट्रांजिट बना देते तो आपकी जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है इसमें एमिशंस कम हो सकती थी। दूसरा, हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है उसको अभी तक पूरी तरह ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। प्राइवेट सेक्टर जो है वही प्रॉफिट बनाता है, वही इंडस्ट्रीज पे काम करता है। तो इंडस्ट्रियल जो एमिशंस होती हैं उनके साथ अगर कोई लिंकेज किया जाए कि अगर आप इतनी एमिशंस कर रहे हैं तो आप इतनी रिडक्शन या मिटिगेशन पे भी काम करेंगे। लेकिन इस पे भी अभी तक कोई बातचीत
कॉन्क्रीट किस्म की नहीं हुई है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का रोल हमारे यहाँ एडेप्टेशन में, मिटिगेशन में बहुत कम है। एग्जैक्टली और मैम मैंने पॉलिसी में ये भी पढ़ा कि ब्रिक किल्न जो है, जहाँ चिमनी से धुआं निकलता है, उनके लिए भी एक मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जाएगा, ताकि वहाँ पे कुछ फिल्टर्स लगाए जाएंगे ताकि वो चिमनी से जो धुआं है वो फ्रेश एयर बाहर आए। तो मैम लाइक आप देख लें कि रूरल एरियाज में आप कैसे लोगों को इंसेंटिव देंगे कि भाई वो इस तरफ शिफ्ट हो, कोई मैकेनिज्म है, वो कहाँ से फंड्स आएंगे इन सब के लिए, कि आप इन पे इन्होंने जो काम किया है उस पे उनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। इमिशंस में रिडक्शन हुई है, ये नेपाल में टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी, ये यहाँ टेस्ट रन की गई है। इसको अगर ये स्केल पे लेके जा सकते हैं तो ये अच्छी चीज है, क्योंकि ये जो इमिशंस हैं ये बोथ वेज कट करती हैं। ये आपके लिए एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एयर क्वालिटी और हेल्थ हैजर्ड्स भी क्रिएट करते हैं, और ये आपके लिए क्लाइमेट चेंज में भी वही गैसेस इमिट हो रही होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, तो उसकी भी कंट्रीब्यूशन चली जाती है। तो ये इंटरसेक्ट कर जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारी जो एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन है या एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उसको हम रोकें, और साथ साथ क्लाइमेट एक्शन पे भी काम करें। लेकिन मैं फिर एक दो आपको कहूंगी कि जो एसडीजी है, इट इज नॉट वन गोल, इट इज नॉट एसडीजी 13 ओनली, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, इट गोज अप टू 17, एंड इट हैज अ होल रेंज ऑफ एक्शंस दैट आर रिक्वायर्ड। और हर एक एक्शन में हम अभी काफी पीछे। अगर आप पॉवर्टी का सेक्शन ले लें, या फूड का ले लें, या वाटर का ले लें, या एनर्जी का ले लें, हेल्थ का ले लें, तो हमने जो एमडीजीज थे उन पे भी हम पूरे नहीं कर सके अपने टारगेट्स को, या किसी भी एक गोल को मीट नहीं कर सके। इसी तरह ये जो एसडीजीज है इसमें भी तमाम गोल्स में अभी बहुत काम होने की जरूरत है। एग्जैक्टली तो मैम लाइक अगर आप एक टारगेट एसडीजी का अचीव नहीं कर सकते, जब के आप बाकी टारगेट्स को जब निगेट कर रहे हो, या आप इग्नोर कर रहे हो, या किया हुआ होना चाहिए, ये नहीं हो सकता कि आप बोलली कहें कि मैंने एक टारगेट सिर्फ अचीव कर लिया और सारे टारगेट्स आपके पीछे रहेंगे। अगर पॉवर्टी होगी तो ऑब्वियसली मैम वाटर पोल्यूशन का इशू आएगा आपके पास, स्लम्स होंगे, और वेस्ट और डिस्पोजल, सारे मसले, सैनिटेशन, सारे मसले आ जाएंगे। तो आप नहीं कह सकते कि आपने एक गोल अचीव कर लिया जबकि सारे गोल्स बाकी वही हैं। ओके देखिए, जेंडर एक्शन को भी आप ले लेना, जेंडर हमारी आधी आबादी खवातीन की है, और हमारी जो जेंडर एम्पावरमेंट है उसमें भी हम बहुत वीक हैं, बहुत पीछे हैं। तो जेंडर एक्शन जो है, जब आधी आबादी को आप ना बराबर के वसाइल फराहम करेंगे, ना बराबर की अपॉर्चुनिटीज देंगे, तो वो तो आपके गोल्स फिर नहीं अचीव हो सकते। पॉपुलेशन आप अपनी देख लें, इसका जिक्र कहीं भी नहीं होता। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जिस तरह हमारी जा रही है, हमारी प्रोजेक्शन है दी करंट रेट के 2040 तक हम 400 मिलियन हो जाएंगे। तो 400, 208 से 400 हो जाएंगे। साथ साथ हम कहते हैं कि हमारे पास पानी आधा रह जाएगा, हमारे पास जो एग्रीकल्चर है लिंक्ड चेंज में वैसे ही 5th पर है, डिजास्टर्स वैसे ही होंगे। तो हमारे पास चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, और हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं अपनी वो बहुत कम है। तो हमारी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है ऑन एक्सटर्नल फाइनेंस, और हमारे अपने लोग आपको पता है टैक्सेस देते नहीं है। और मैम ऐसे कोई पॉलिसी प्रेजेंट भी नहीं हुई कि लाइक अगर आप एमिशंस होंगी तो इतना टैक्स होगा, और अगर वायलेशन की तो इतना टैक्स है, अगर आपके सिलेंसर से इतना धुआं निकल रहा है तो इतना टैक्स है। तो मेंटेनेंस ऑफ कार्स पे भी कोई सच मैम अगर पॉलिसी है तो मुझे नहीं पता, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं है। नहीं, स्मॉग के ऊपर बनती है पॉलिसीज, लेकिन वो फिर मैंने आपको बताया ना कि इम्प्लीमेंट कहीं नहीं होती। इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको एक बड़ी रिगरस एनफोर्समेंट रिजीम चाहिए, जो भी गवर्नमेंट आएगी वो उसको फॉलो करती जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सही मैम, जो एसडीजी 13 है वही क्लाइमेट एक्शन वाले का, तो मैम उसमें वो कहते हैं कि अगर आप क्लाइमेट से एक्शन, वो आपको मतलब लाइक इट कॉल स्टेट्स कि आप क्लाइमेट से रिलेटेड एक्शंस लें। और कोई कंट्री जब एक्शंस लेना शुरू करता है, मिसाल पाकिस्तान की ले लेते हैं, अगर पाकिस्तान ने एक्शंस लेना शुरू किए तो हमने कहा कि जी पाकिस्तान ने वो टारगेट काइंड ऑफ अचीव कर लिए, ठीक है। तो मैम क्या एक्शन लेना या पूरा उसको कंप्लीट एग्जीक्यूट करवाना क्या इंपॉर्टेंट है? मतलब लाइक अगर कोई कंट्री, जाहिर सी बात है मैम दुनिया का हर ममालिक ही एक्शन ले रहा होगा ना, अगर वो क्लाइमेट से रिलेटेड, या आप यूरोप ले लें, अमेरिका ले लें, सबके पास पॉलिसीज तो है ना, इट्स नॉट लाइक कि वो काम नहीं कर रहे हैं। तो
सिर्फ एक्शंस लेना ही इम्पोर्टेंट है या सिर्फ पूरा मुकम्मल एग्जीक्यूट? अगर हमारे पास पाकिस्तान में 10 बिलियन जो ट्री प्रोजेक्ट है, लेकिन वो एग्जीक्यूट तो नहीं हुआ ना, हमें तो नहीं पता कि वो सर्वाइवल रेट क्या होगा, कहाँ लगेंगे, कितना टाइम लगेगा ग्रो होने में, और जैसे आपने कहा कितना कार्बन ट्रैपिंग कैपेसिटी होगी। तो ये तो भी एक्शन ऑन पेपर्स है ना। तो क्या अगर ये हम, अगर कोई भी कंट्री क्लेम कर रहा है कि मैंने टारगेट जो है क्लाइमेट जो गोल है वो पहले 10 इयर्स पहले ही अचीव कर लिया है, तो क्या वो सिर्फ ऑन पेपर पे ही आप कह सकते हैं आपने अचीव कर लिया, या वो एक ऑन ग्राउंड चीज होनी चाहिए? ये देखिए मॉडलिंग प्रोजेक्शंस कर रहे हैं कि इतनी ट्रीज जब लगेंगी तो उनकी कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन वैल्यू जो होगी वो इतनी होगी 10 साल के बाद या 15 साल के बाद। तो उसके ऊपर ये बेस कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा ना कि अगर आप सिर्फ एक चीज को देखेंगे और इलीगल कटिंग को नहीं देखेंगे, तो जितनी ट्रीज आपने लगाई उतनी ही ट्रीज मिच्योर आपने काट दी, तो फिर आपकी वो प्रोजेक्शन जो है वो सही नहीं होगी। तो स्टेप्स जो हैं वो टू द क्रेडिट ऑफ दिस गवर्नमेंट आई विल से कि देखें इनिशिएटिव लिया जा रहा है बहुत सी चीजों पे, विच इज अ गुड साइन कि आप इस तरफ फोकस आपका है। अब देखिए जैसे एनडीआरएमएफ जो है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड, इसके पास बहुत सी फंडिंग आई हुई है। तो डिजास्टर कंट्रोल के लिए ये लोगों को, गवर्नमेंट को, सिविल सोसाइटी एक्टर्स को पैसा दे रहे हैं काम करने के लिए। फिर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन फंड भी आया हुआ है वर्ल्ड बैंक की तरफ से इनके पास। फिर मेरा ख्याल है फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी से भी इनको काफी मिला है पैसा फॉर कोविड रिस्पॉन्स, और भी इनके पास कमिटमेंट्स आ रही हैं क्योंकि लोगों का फंड के ऊपर कॉन्फिडेंस है। तो इस तरह की चीजों को अगर हम लेके आगे चलेंगे सही तरीके से, तो एक होप भी बिल्ड होती है, एक लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है, और ऑन ग्राउंड आपके पास मेजरेबल आउटपुट्स आ जाते हैं जिनके बेसिस पे आप फिर कह सकते हैं कि हमने इतनी अपनी जो है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को मैनेज कर लिया, या कम्युनिटीज की अडेप्टिव रेजिलियंस को बेहतर कर दिया। इसी तरह ये जो ग्रीन क्लीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, इसकी वजह से एक अवेयरनेस तो आई है लोगों में कि ट्री प्लांटेशन एक अच्छी चीज है, दरख्त लगाने चाहिए और इनकी वैल्यू क्या है। और बहुत सा मैंने देखा है कि यूथ का इसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ है, मोबिलाइजेशन है, लोग ये काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अवेयरनेस जनरेट करना और उसके बाद फिर एडवोकेसी को भी साथ साथ एम्फसाइज करना कि उस पर भी फोकस देने की जरूरत है। और फिर अकाउंटेबिलिटी और जो ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म्स हैं उनको भी सही तरीके से लेके चलना। तो इंटेंशंस तो अच्छी है, लेकिन मेरा ख्याल है हमारा मसला जो है पाकिस्तान में वो रिसोर्स क्रंच है। सबसे पहले हमारे पास पैसा नहीं है ये सब कुछ करने के लिए। दूसरी चीज हमारे पास टेक्निकल कैपेसिटी नहीं है। तीसरी चीज हम अपने सिस्टम्स को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल नहीं बनाते। और आजकल जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं गवर्नेंस के, वो ज्यादा ओपन गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं। वो कहते हैं कि आप सिविल सोसाइटी एक्टर्स को भी प्लानिंग, पॉलिसी प्लानिंग का हिस्सा बनाएं। तो उसमें भी हम पाकिस्तान, आपको पता नहीं इस बात का इल्म है या नहीं कि 2016 में पाकिस्तान ने ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप जो थी वो साइन की थी पेरिस में जाके एक समिट में, जी लेकिन जी। उसको अभी तक ऑपरेशनलाइज नहीं किया उसको, मतलब कैबिनेट ने रेटिफाई भी नहीं किया। दूसरी चीज, हमने नेशनल क्लाइमेट अथॉरिटी बनाई थी 2017 में, अब 2 साल 2.5 साल हो गए, उसको भी हमने ऑपरेशनलाइज नहीं किया। उसमें भी ये तमाम चीजें जो मैकेनिज्म्स हैं कोऑर्डिनेशन के, सिविल सोसाइटी कंसल्टेशन के, और प्रोविंसेस के साथ कोऑर्डिनेट करके पॉलिसीज को बनाना, और एक क्लाइमेट फंड क्रिएट करना, और जो बाहर ग्लोबल फाइनेंस को एक्सेस करने के लिए एक्रेडिटेशन का प्रोसेस है उसमें ट्रेनिंग देना, वो भी नहीं हुआ। तो अगर वो हो जाए तो उससे मेरा ख्याल है बहुत फायदा होगा कि बहुत ज्यादा जो लोग हैं प्रोविंसेस में उनका स्टेक बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो मैम अगर हम यहाँ इसको बात को कंक्लूड करें कि क्या पाकिस्तान ने अपना एसडीजी क्लाइमेट गोल 10 इयर्स अहेड अचीव कर लिया है, तो इसका जवाब है नहीं। इन इट्स इंटायरिटी अगर आप देखें तो मैं कहूंगी नहीं किया, क्योंकि जो एडेप्टेशन पार्ट उसका है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर तो अभी तक प्लान ही नहीं बना ना। तो हमने जो पर कैपिटा क्राइटेरिया है एमिशंस का, उस पे अगर आप कहें कि हमारी एमिशंस लो हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आई वुडंट गो टू द एक्सटेंट टू से कि हमने इसको इन इट्स इंटायरिटी अचीव किया है।
ओके, तो मैम हम थोड़ा सा लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस की तरफ बढ़ते हैं। जरूर। ओके, सैयदा फातिमा जहरा ने पूछा है, हाउ कैन द ग्रीन पाकिस्तान गोल बी अचीव, कि मैम ने बहुत अच्छे से elaborate किया है। आप स्टार्ट से अगर देखें, व्हाट फैक्टर्स डिड दे फॉलो टू अचीव द गोल, मैम ने बताया कि 3 स्टेप्स होते हैं, अगर आप उन पे को देखें। व्हाई डू यू थिंक पाकिस्तान इज अमंग द टॉप मोस्ट कंट्री टू बेस क्लाइमेट। मैम ये सवाल है मोहम्मद तरीक का, अगर आप इसको छोटा सा इसका जवाब दें। व्हाई डू यू थिंक पाकिस्तान इज अमंग द टॉप मोस्ट कंट्रीज टू बी इफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज with very little contribution to global pollution? Do you think national reconciliation will have any resounding impact as exaggerated in UN reports? Like he's saying कि UN में ज्यादा exaggeration नहीं है कि जो पाकिस्तान की इस वक्त करंट हालत है। नहीं, देखिए, साउथ एशिया जो है ना, एज एज ए खित्ता, इट इज वार्मिंग अप मोर रैपिडली देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड विद इन साउथ एशिया पाकिस्तान इज वार्मिंग अप मोर रैपिडली। और जो वार्मिंग ट्रेंड्स हैं, इनके बहुत से रीजंस होते हैं। ओशन करंट्स होती हैं, हवा का डायरेक्शन होता है, आपका एल्टीट्यूड होता है। तो इन सब की वजह से अब पाकिस्तान अपनी जियोग्राफी तो नहीं बदल सकता, जहां बैठा है वहां पे है। और जो ग्लोबल वार्मिंग के असरात उस पर हो रहे हैं, उनको हम सिर्फ क्लाइमेट नेगोशिएशंस के जरिए ही ओवरऑल जो ग्लोबल क्लाइमेट रिजीम है, जिसमें हम कहते हैं कि 2 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और जो अभी नई आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है वो तो कहती है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो हमारे पे असरात इसके ज्यादा हो रहे हैं, और हमारे पे असरात ज्यादा इसलिए भी हो रहे हैं कि यहाँ पे हीट आइलैंड्स बनते जा रहे हैं, और जो HKH जो हिमालयन हिंदू कुश रीजन है, इसकी जो स्नो और ग्लेशियर्स है, जहां से हमें हमारा पानी का सोर्स बनता है, उसकी मेल्टिंग भी एक्सेलरेट होती जा रही है। तो एक तरफ आपके फ्लड्स बढ़ेंगे, इंटेंसिटी बढ़ेगी, दूसरी तरफ आपके हीट आइलैंड्स बनेंगे। और अभी हाल में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने 10 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है। मेरा ख्याल है 6 पंजाब में है, 4 सिंध में है, या द अदर वे अराउंड, आई एम नॉट श्योर। लेकिन वहां पे टेम्परेचर 2040 तक इतना बढ़ जाएगा, ओवर 50 डिग्री सेल्सियस, कि वहां सर्वाइवेबिलिटी इम्पॉसिबल होगी। तो सारी आबादी वहां से निकलेगी। तो जो आउट माइग्रेशन होगी उसका भी एक बहुत हैवी कॉस्ट आएगा ऑन अदर होस्ट कम्युनिटीज जहां पे वो जाएंगे। सही, तो मैम ये हमें डेटा कोई नेक्स्ट 10 ईयर्स तक स्टडी करना पड़ेगा कि वो इलाके जो उन्होंने अभी मेंशन किए, क्या वो हर साल वो कंडीशन फेस कर रहे हैं, या वो हम ग्लिप इन द डेटा है, कुछ इस तरह वाली मैम चीज है, लाइक नहीं, वो एक वो वन टाइम इवेंट था? नहीं नहीं, वन टाइम इवेंट नहीं है ये। एक आपका जो अभी प्रेजेंट एमिशन ट्रेंड्स है ना, उस पे वो बेस कर रहे हैं। तो ओके जब ओके, तक और आप कह आपको रहे हैं कि फ्यूचर में इमिशन। जी जी मैम। जी, फ्यूचर में पाकिस्तान अपनी एमिशन जितनी भी कम कर ले, उससे ग्लोबल क्लाइमेट रिजीम पे फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा जब ओके जो हैवी एमिटर्स हैं वो अपनी एमिशंस को कम लाएंगे। और जो क्लाइमेट नेगोशिएशंस हैं वो हैं ही इसी बात के लिए कि 2030 तक या 2050 तक, मिड सेंचुरी तक, हमारा टारगेट है नेट जीरो एमिशंस का ग्लोबल। ओके, ये मैम अपूर्वा दहल है, शी इज आस्किंग कि व्हाट फैक्ट्स कैन बी प्रेजेंटेड एज एविडेंसेस टू शो हाउ फार पाकिस्तान इज टू अचीव इट्स ग्रीन गोल। देखिए, ये तो जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं अभी, दे आर इन द मेकिंग, दे आर इन द प्रोसेस। तो इनके रिजल्ट्स तो आपको कुछ 10 साल के बाद ही नजर आएंगे ना, जो भी आप एक्शंस ले रहे हैं। कुछ एक्शंस के आपको ज्यादा जल्दी नजर आ जाएंगे, अगर आप एडेप्टेशन की तरफ जाते हैं उनके आपको इंडिकेटर्स जो हैं वो ज्यादा जल्दी मिल जाएंगे। लेकिन जहां आप एमिशंस की तरफ जाते हैं, उसमें आपकी जितनी चीजें हैं दे आर स्टिल फ्लूइड। हम कह रहे हैं ना 30% रिन्यूएबल मिक्स, अगर हम इसको किसी तरह अचीव कर लेते हैं इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो फिर हमारी एमिशन के गोल्स को हम मीट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमें रोड मैप नहीं पता। हम अभी तक जो बातें कर रहे हैं वो हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये पॉलिसी है, इसको इस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। अब अगले 10 साल में क्या होने वाला है हमें नहीं पता। और साथ साथ आप देखें ना कि अगर इकोलॉजिकल डिजास्टर्स भी होते जाएंगे, तो आपके अब पिछली दफा आपने देखा कि 2010 फ्लड्स में आपको कितना हैवी इकोनॉमिक कॉस्ट पे करना पड़ा था।
एग्जैक्टली। अगर अगर वहां से आपको लॉसेस होते जाएंगे तो आपकी इकोनॉमी और भी खराब होती जाएगी, पॉवर्टी भी बढ़ती जाएगी, हंगर भी बढ़ती जाएगी, तो साथ साथ वो चैलेंजेस भी आपके लिए खड़े हो जाएंगे। तो ये और बहुत मैम बहुत जो, बहुत मुश्किल है। जी जी, और मैम जो करंट आपने कहा ना रैंकिंग हमें मिली है पाकिस्तान को, क्या हमने अचीव किया है वो पर कैपिटा एमिशंस की वजह से, तो मैम फ्यूचर में हमारी पॉपुलेशन भी बढ़नी है और इमिशन भी बढ़नी है, तो मुझे लग रहा है हम इसी रैंकिंग में रहेंगे कि हमने अचीव कर लिया है ग्रीन गोल। देखिए, हमने तो अपनी पिछली एनडीसी में ये कहा था कि हमारी इमिशंस 4-फोल्ड हमने बढ़ा के बताई थी कि हमारी तो इमिशंस बढ़ने वाली हैं। 420 से लेके हमने कहा था 1640 या समथिंग, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट नंबर, बट वो फिगर्स हमने 4-फोल्ड कहा था कि हमारी बढ़ेंगी, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारी नीड्स बढ़ रही है, हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमने करनी है, तो हम ये इमिशंस करेंगे, क्योंकि हमने अपने लोगों की जरूरियात को भी पूरा करना है। तो हमारा जो जो कंटेंशन होता है एट क्लाइमेट निगोशिएशन, वो ये होता है कि जो मुल्क तरक्की कर चुके हैं और जिन्होंने जिनकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना हमें फेस करना पड़ रहा है, वो इसकी प्राइस पे करें। हम क्यों कर रहे हैं उसकी प्राइस पे? एग्जैक्टली। मैम ये मुंतहा अतीक ने पूछा है कि व्हाट पाकिस्तान शुड डू टू अडॉप्ट क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन स्ट्रेटेजी। पाकिस्तान को पहले तो बनाना है ना अपना क्लाइमेट जो है एडेप्टेशन प्लान। तो जब तक वो बनेगा ओके, ही नहीं, हमारे सामने आएगी नहीं चीज, तो उसमें करने क्या जा रहे हैं, क्या चीजें डाल रहे हैं उसमें? तो मैम नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी में हमने कोई अडेप्टेशन प्लान नहीं डाला था कि हम इस तरह देखेंगे चीजों को, जैसे नेशनल वाटर पॉलिसी में हमने अडेप्टेशन की बात की, तो हमने नेशनल नहीं, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी में कुछ अडेप्टेशन की बात नहीं की। देखिए जितनी चीजें उसमें डली हुई हैं वो पार्टली आपकी एडेप्टेशन। जी सॉरी, ये जी मैम। पीछे से मुझे शोर की जी आवाज जी आ मैम वो मेरे सिस्टर का बेटा था। जी मैम, कंटिन्यू। अच्छा, हाँ, तो एडेप्टे जो क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है उसमें तमाम जो चीजें हमने कही हुई हैं वो एडेप्टेशन की ही वो एक्टिविटीज हैं, लेकिन एक्चुअलाइज नहीं हुई ना वो। लेकिन नेशनल एडेप्टेशन प्लान जो आपका है, वो आप एडेप्टिव रेजिलियंस बढ़ाने के लिए स्पेसिफिक क्या स्टेप्स लेंगे, वो अभी तक नहीं बना। जैसे एक नेशनल ओके मिटिगेशन प्लान होता है कि हम मिटिगेशन के लिए ये स्टेप्स लेंगे, तो उसके लिए टाइमलाइंस ओके। और उसके लिए जो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये बहुत जरूरी है। तो नेशनल और एडेप्टेशन प्लान अभी पिछले 1-1.5 साल से जो है वो इन द मेकिंग है, अंडर प्रोसेस है। मैम इसमें प्रोविंशियल कंसेंसस लाना भी एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, इस एडेप्टेशन स्ट्रेटजी। हाँ, इसमें जब ये बन के आएगा सामने, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी वो तो प्रोविंसेस पे ही जाएगी ना। जिस तरह आप वाटर पॉलिसी को भी देख लें, उसमें जो 6 सेक्टर्स हैं उनके मास्टर प्लान्स प्रोविंसेस ने बनाने हैं, और उन पे अभी तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ। ओके, क्योंकि मैम पॉलिसीज नेशनल लेवल पे तो फॉर्मुलेट हो जाती है, प्रोविंशियल लेवल तक आते आते वो बहुत ही टाइम हो जाता है। मैम ये सिमरा बात पूछ रही है प्रोविंसेस को अपनी खुद बनानी पड़ती हैं, वो मैंडेट जी कर जी। देते हैं प्रोविंसेस को। जी, मैम ये सिमरा बास का क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन सीपैक आर कोल बेस्ड प्रोजेक्ट्स, हाउ आर वी गोइंग टू अचीव आवर सस्टेनेबल टारगेट्स कंसीडरिंग देयर विल बी एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस। जी, अच्छा सवाल है, क्योंकि मैंने इसका पहले भी जरा जिक्र किया था कि जी जी हमारे मैम, बिल्कुल। जितने 7-8 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कोल बेस्ड हैं। तो हमारा जब ये शुरू हुए थे इस तरह के प्रोजेक्ट्स, तो उस वक्त जो एनर्जी कॉस्ट थी पर यूनिट, वो कोल की बहुत कम थी, रिन्यूएबल्स की बहुत ज्यादा थी, तो अफोर्डेबल नहीं थी। अब रिन्यूएबल्स की कॉस्ट बहुत कम हो गई है, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स अब ऑफ द ग्राउंड हैं और फंक्शनल हैं, उनको मेरा नहीं ख्याल कि ये बंद कर सकेंगे। तो वो एमिशंस ओके। अपनी जगह रहेंगी, और उसकी जस्टिफिकेशन यही बनती है कि हम जिसको जिस तरह भी देखें, हमारी एमिशंस जो हैं वो ग्लोबल रेडार पे फिर भी बहुत कम है। तो अगर हमें वो उस वक्त उसकी जरूरत थी कोल बेस्ड अप्रोच की, और हमने वो स्टेप लिया क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और हमने कहा था कि हमें इतने पैसे चाहिए एडेप्टेशन की तरफ जाने के लिए, अगर हम अपनी एनर्जी मिक्स को शिफ्ट करते हैं,
और वो पैसे हमें नहीं एक्सेस हुए थ्रू एनी फाइनेंशियल विंडो, तो फिर हम किस तरह कर सकते थे? ओके मैम, ये अक्सर नूर का सवाल है। मैम मैं सवाल ले लूं, कोई मसला तो नहीं है ना मजीद? नहीं नहीं नहीं, ले लीजिए। अच्छा, थैंक यू। मैम ये अक्सर नूर पूछे, डू यू थिंक द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्लेज अ पिवटल रोल इन नॉट प्रोड्यूसिंग इफेक्टिव रिजल्ट? जी, ये एक इशू है और इसको देखने की जरूरत है, इस पे तवज्जो देने की भी जरूरत है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के बगैर, और ये अच्छी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, इसके बगैर काम नहीं चलने वाला, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन प्रोविंसेस ने करनी है, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना है, उनकी जो पीएसडीपी फंडिंग उनको मिलती है, उसमें ये अगर क्लाइमेट कोडिंग और ट्रैकिंग डाल दें बजट में, तो थोड़ा आसानी से पता चल जाएगा कि किस चीज पे कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, किस तरह पैसा खर्च हो रहा है। ओके मैम, ये खुर्रम शहजाद का बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि इज इट बीइंग इंश्योर्ड दैट सुटेबल प्लांट्स इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान आर बीइंग प्लांटेड? आपकी वॉइस है? जी जी मैम, ये जी। खुर्रम शहजाद का क्वेश्चन है कि इज इट बीइंग इंश्योर्ड दैट सुटेबल प्लांट इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान आर बीइंग प्लांटेड इन बिलियन ट्री सुनामीज एंड 10 बिलियन ट्री सुनामीज? लाइक ये हमने इंश्योर कर ले कि जो प्लांट्स लगे हैं वो कार्बन ट्रैप ही करेंगे और वो एनवायरनमेंट के लिए सही होंगे? इसका मुझे इल्म नहीं है, ये चीज हमने बार बार उठाई थी मिनिस्ट्री के साथ कि जब आप ये प्लांटेशन स्कीम्स बनाते हैं तो दे शुड बी एरिया स्पेसिफिक, जो स्पीशीज हैं दे शुड मैच the conditions of the area in which you are planting these trees. तो आई एम श्योर कि इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कंसल्टेशन करके ही प्लांट्स की सिलेक्शन की होगी, एटलीस्ट आई होप सो, ताकि जो गलत किस्म का प्लांट अगर आप लगा देंगे तो फायदे के बजाय आपको वो नुकसान पहुंचाएगा। और उसकी फिर सैटेलाइट इमेजिंग भी करें, और उसकी सर्वाइवेबिलिटी रेट जो है वो पास्ट प्रोजेक्शंस पे अच्छी है, क्योंकि कुछ प्लान्स जो हैं वो नई प्लांटेशन के हैं और कुछ प्लान्स जो हैं वो रीजेनरेशन के होते हैं। रीजनरेशन पे? तो रीजेनरेशन पे भी बहुत ज्यादा रिलायंस है, तो रीजेनरेशन के लिए फिर वही चीज जरूरी है कि आप इलीगल कटिंग को रोकें। एग्जैक्टली। और मैम क्योंकि पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है वो वेरी करता है रीजन टू रीजन, तो मैम उसके लिए तो आपको बहुत ही स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि किस रीजन में किस तरह का कोई प्लांट लगाएं या ट्री लगाएं। मैम ये अक्सर नूर का अगेन सवाल है कि हाउ मच बजट हैज बीन रिजर्व फॉर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान एंड टेक्नोलॉजिकल यूज? कोई हमने बजट रख दिया है, कोई मख्सिस किया हुआ है कि भाई इतना क्लाइमेट चेंज के लिए बजट है, या हम कोई इंटरनेशनल फंडिंग या डोनर्स का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री को उसका बजट मिलता है जो कि बहुत ही कम है, तो बाकी मिनिस्ट्रीज के कंपैरिजन में अगर देखा जाए वो बढ़ा दिया गया है, लेकिन अभी भी वो बहुत कम है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री को टेक्निकल सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और बजट एज सच क्लाइमेट चेंज के लिए नहीं होता, एक्टिविटीज के लिए वो डिफरेंट सेक्टर्स जो इम्पैक्ट होते हैं, जैसे फूड सिक्योरिटी है, वाटर है, एनर्जी है, उनके लिए होता है। इसीलिए वो क्लाइमेट एक्शन का जो गोल मैंने आपको बताया ना, इंटीग्रेशन का, वो बहुत जरूरी है कि जब आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर आप और आपने अगर बजट कोडिंग की भी है तो आप ट्रैक करके फिर देख सकते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस एक्सपेंडिचर जो आपका है उस पे आपने कितना। एक एक्सरसाइज इस तरह की पाकिस्तान ने की हुई है अपने CPEIR की, क्लाइमेट पब्लिक एक्सपेंडिचर इंस्टीट्यूशनल रिव्यू के ऊपर। तो इस चीज को अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से और सही तरीके से करें तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको खर्च करना कितना चाहिए या आपको कितने पैसे की जरूरत है और आप कितनी बजट एलोकेशन कर रहे हैं और आपका गैप कितना है, और वही गैप जो है वो फिर आप एक्सटर्नल फाइनेंस के थ्रू मीट करने की कोशिश करते हैं। ओके मैम, ये इलाइना रिजवान हाशमी ने SDG जो थर्ड क्लॉज है जो रिलेटेड है नॉलेज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, उससे रिलेटेड पूछा है कि डू यू थिंक एनी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज मेकिंग एन एक्चुअल एफर्ट टू ट्रेन स्टूडेंट्स इन लाइन विद गोल 13.3? लाइक ये जो नॉलेज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का जो जिम्मेदारी है वो तो यूनिवर्सिटीज पर भी आती है ना, एकेडेमिया पे आती है, तो कुछ ऐसा है यूनिवर्सिटीज में प्रोग्राम? मेरा तो ख्याल है कि इसकी जिम्मेदारी जो है ना वो स्कूल लेवल से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि आप जब तक बचपन से ये बच्चों के दिमाग में नहीं डालेंगे
कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है और क्लाइमेट चेंज क्या चीज है, तो यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके उसका इतना ज्यादा असर नहीं होता। लेकिन नहीं, इसके ऊपर कोई भी जो है ना स्पेसिफिक फोकस्ड कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो रही है। लाइक एकेडेमिया बिल्कुल साइलेंट है इस मामले में कि नहीं, लाइक साइलेंट नहीं है, एकेडेमिया उस पे काम कर रहा है, लेकिन एकेडेमिया जो काम करता है या रिसर्च जो प्रोड्यूस होती है, क्या वो पॉलिसी मेकिंग को इन्फॉर्म करती है या पॉलिसी उसको डिसरिगार्ड कर देती है? क्योंकि आपको रिसर्च बेस्ड डिसीजन मेकिंग अगर आप करेंगे तो आपकी पॉलिसी ज्यादा बेहतर और रियलिस्टिक होंगी। तो एकेडेमिया में भी कैपेसिटी के इश्यूज हैं। हमारे यहाँ टेक्निकल और साइंस बेस्ड और ये जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन वगैरह के सब्जेक्ट्स हैं, इनके ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता। तो इस पे लोगों का इंटरेस्ट एक्टिवेट करना और इसके ऊपर आई थिंक ज्यादा फंडिंग प्रोवाइड करना, क्योंकि ये एक आपका एक्सिस्टेंशियल थ्रेट है ना, कि अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो आप सरवाइव नहीं करेंगे। जी। तो अगर तो मैम आपके जिस अंदर तरह ये जी ये जी ये 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 थॉट आपके अंदर एम्बेड हो जाए ना कि क्लाइमेट चेंज मींस लाइफ, इट्स नॉट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इट्स एक्चुअल ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी। अगर आप क्लाइमेट को नहीं प्रोटेक्ट करेंगे या एनवायरमेंट को नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो आपका अपना सर्वाइवल मुश्किल है। एनवायरमेंट तो चलता जाएगा, एक डिफरेंट शेप ले लेगा, या it will be all water, it will be all frozen, or world has gone through these changes before. It's the human species or life systems that become extinct. So we will disappear from this planet. The environment will stay there, nature will stay there. So nature एग्जैक्टली। is more powerful than man. Obviously, ma'am. Ma'am, ये अपूर्वा दहल पूछ रही हैं कि climate change being a universal challenge, what are the further steps that could be taken by Pakistan's government in collaborating with foreign nations other than social enterprise of Pakistan, which are actively working to fight against climate change? For instance, मैम हमारे जो नेबर्स हैं पाकिस्तान या आप चाइना देख लें, तो मैम ये ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं इमिशंस, तो हमारे कुछ हमें लाइक विद इन अ नेशन तो हमें एक्शंस लेने की जरूरत है, लेकिन क्या हमें चाइना या इंडिया इनसे भी कोई पैक्ट्स या एग्रीमेंट साइन करने की जरूरत है कि हम क्लाइमेट को कैसे बेहतर बना सकते हैं या एमिशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हम जिस रीजन में रहते हैं ना, हमारे अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं कि हम उनसे कोई बातचीत, किसी विंडो कॉन्वर्सेशन विंडो खोल के उस पर बात कर सकें, क्योंकि हमारे इश्यूज जो हैं वो बहुत गहरे होते हैं। सार्क ने आपने देखा कोशिश की लेकिन वो फेल हो गया। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं भी इस पे बहुत बात करती हूँ कि एक तो हम इंटरनेशनल नेगोशिएशंस पे जाते हैं, उस फोरम पे बात करते हैं, लेकिन हमें अपने आप को एज अ साउथ एशिया देखना चाहिए। और साउथ एशियन रीजन में अगर जितनी कंट्रीज हैं वो मिल के अपना एक कलेक्टिव एजेंडा बनाएं, जिसमें हम कहें कि डेवलपमेंट दैट लीव्स नो वन बिहाइंड, और ह्यूमन सिक्योरिटी, या वन ह्यूमैनिटी एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जो हम पे असरात होंगे उसका स्पिल ओवर इफेक्ट जो है वो रीजन के अंदर बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पे हम काम नहीं कर रहे, और इस पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे आप देखिए यूरोपियन यूनियन एज अ ब्लॉक अपने आप को एक एग्जैक्टली। प्रेजेंट करता है, अफ्रीकन जो है वो अपने आप को एज अ ब्लॉक प्रेजेंट करते हैं, जो स्मॉल आइलैंड नेशन ग्रुप्स हैं वो अपने आप को एज अ ब्लॉक प्रेजेंट करते हैं। हम अगर अपने आप को एज साउथ एशिया एज अ रीजन ब्लॉक प्रेजेंट करें और अपने इशू को बैठ के इन नेगोशिएशंस पे जाने से पहले थोड़ा सा एड्रेस करने की कोशिश करें, और एक जैसे कहते हैं ना मिनी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज रीजनल लेवल पे एग्जैक्टली। होल्ड कर लें, तो उससे बहुत फायदा होगा उसमें काफी, क्योंकि रीजनल भी हमारे एम्स एंड एम्बिशंस वो डिफरेंट है ना। आप देखें इंडिया की एमिशंस या उनके जो डेवलपमेंट पैराडाइम्स हैं, चाइना के अलग हैं, हमारे अलग हैं, तो वहां पे भी बीच में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की जरूरत है। ओके मैम, ये मुंतहा हकीक का सवाल है कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन टू अचीव ग्रीन गोल इन पाकिस्तान एंड टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज? क्योंकि मैम जब हमने ग्रीन गोल्स देखे, अभी जो हमारी जो गवर्नमेंट ने भी प्रेजेंट किए कि ये हमारे फर्दर टारगेट्स हैं फ्यूचर के, तो मैम वहाँ पे वाटर कंजर्वेशन नहीं था, मतलब लाइक क्लाइमेट चेंज से हमने वाटर को थोड़ा दूर रखा, लेकिन जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो हम वाटर की सबसे पहले इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि वाटर खत्म हो जाएगा और ये सारे मसले शुरू हो जाएंगे। तो अभी करंट पॉलिसीज में जो हमने क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड देखी, जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान
एंड ये जो सुनामी प्रोजेक्ट है, तो उसमें मैम वाटर कंजर्वेशन वाली साइड को जरा आप कह सकते हैं इग्नोर किया गया है। नहीं, मैं नहीं समझती कि इसे इग्नोर किया गया है, क्योंकि अगर आप अपनी वाटर पॉलिसी को उठाएं तो वाटर पॉलिसी में तमाम वो कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज दी हुई हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं। अब वो इन्फोर्स होती हैं या इम्प्लीमेंट होती हैं या नहीं, ये अलग बात है। दूसरा, अभी जो इको रिस्टोरेशन इनिशिएटिव है, इसका जो फंड है जिसके लिए मैंने आपको बताया कि 188 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने एनडीआरएमएफ को दिए हैं, तो इसमें भी जो एमओसीसी ने अपना इकोसिस्टम रेस्टोरेशन टारगेट्स बनाए हैं, 5 टारगेट्स हैं मेरा ख्याल है, तो उसमें एक रिचार्ज पाकिस्तान भी है जिसमें वाटर कंजर्वेशन और अपने एक्वाफर्स को रिचार्ज करने की बात है। तो कॉन्शियसनेस इज देयर। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी इफेक्टिवली होती है ये हम कह नहीं सकते, लेकिन ये सारी चीजें जो है, नेशनल एरिया प्रोटेक्टेड जो प्रोग्राम है वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इको टूरिज्म का जो है वो भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, ट्री प्लांटेशन का भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, सॉइल डेग्रेडेशन या एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन एंड सॉइल रेस्टोरेशन, इसका जो प्रोग्राम है, ये सारे इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के नीचे आते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव है, और अगर इसमें जितनी चीजें कही गई हैं वो सारी दुरुस्त हैं, वो सारी हमारे लिए अच्छी हैं। क्वेश्चन इज कि ये कितनी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होती है। इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। मैम ये एलाइना रिजवान हाशमी पूछ रही है, प्लीज कमेंट ऑन कॉर्पोरेट एटीट्यूड टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज। डू यू थिंक द पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर इज कीप on partaking in emissions reduction and would readily comply with government regulations on the matter? देखिए, इंडस्ट्री इज ऑलवेज प्रॉफिट ड्रिवन, प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री इज ऑलवेज प्रॉफिट ड्रिवन, तो इनके साथ आई थिंक अभी तक तो इनका कोई खास ऐसा रोल नहीं है। इनके साथ बातचीत करने की जरूरत है और इनको इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ ट्रेड ऑफ्स तो करने पड़ेंगे बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर टू फाइंड आउट हाउ मच इज इट दैट दे कैन डू. So far not enough is being done, and there is, like I already said before, the private sector role in adaptation mitigation is very little, so that role needs to be enhanced. अब ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो इसको कितना परसू करते हैं और किस तरह ये प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करते हैं या इनके साथ नेगोशिएट करके इनको ऑन बोर्ड लेते हैं। ओके मैम, शमसुल्ला जी जी, ये शमसुल्ला दुरानी का क्वेश्चन है, डू वी हैव कंसेंसस ऑन नेशनल क्लाइमेट पॉलिसी? लाइक वो कंसेंसस से ही ऑब्वियसली बिल्ट हुई थी या मैम उसमें भी मसले शुरू हो गए थे हमारे? नहीं, उस पे कंसेंसस है, इट्स अ गुड पॉलिसी डॉक्यूमेंट जब वो बनाया गया था। अब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो ये अलग बात है। अब उसका जो रिव्यू होने जा रहा है, अब देखें कि जो वो रिव्यू होके नया डॉक्यूमेंट आता है तो उसमें कौन सी चीजें हैं जो ऐड ऑन करते हैं, एंड आई एम श्योर कि वो सारी सही चीजें होंगी, क्योंकि एज पॉलिसीज को वी आर गुड विद मेकिंग दीज पॉलिसीज को आप फॉल्ट नहीं कर सकते। प्रॉब्लम इज इन इन्फोर्सिंग दोज पॉलिसीज, या आपके पास उसके रिसोर्सेज नहीं होते, या आपके पास कैपेसिटी नहीं होती, या आप क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो आप बॉदर ही नहीं करते कि आप उनको इम्प्लीमेंट करें। ओके मैम, ये शमसुल्ला दुरानी ने अप्रिशिएट किया है आपका आइडिया ऑफ साउथ एशियन क्लाइमेट प्रोटेक्शन नेटवर्क का, एंड होपफुली अगर ऐसा हो सके फ्यूचर में तो बहुत ही बेहतरीन है। मैम एक शमसुल्ला दुरानी का था सवाल एक और भी है कि डू वी हैव टॉपिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन आवर एजुकेशन कोर्स सिलेबस? हाउ मच वी आर सीरियस ऑन एकेडेमिया साइड? देखिए, एकेडेमिया में रिसर्च लेवल पे यूनिवर्सिटीज पे काम हो रहा है, जैसे मेहरान यूनिवर्सिटी है या नस्ट यूनिवर्सिटी है या लम्स हैं, इनके पास स्टाफ भी है, इनके पास डिपार्टमेंट्स भी हैं जो इस पे काम करते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें पाकिस्तान में, तो अगर आप किसी भी आप देखें कि बेसिकली 75% हमारे बच्चे पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में जाते हैं, और वहां जाके अगर आप टीचिंग क्वालिटी देखें और आप लर्निंग आउटकम्स देखें तो क्लाइमेट चेंज तो दूर की बात है, वो तो जो बाकी उनका करिकुलम है, चाहे अंग्रेजी है, चाहे हिसाब है, चाहे साइंस है, वो ही दुरुस्त नहीं पढ़ा रहे होते। Exactly, मैम। तो ये रियलाइजेशन, कॉन्शियसनेस जो है ये मिसिंग है। इसी पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। okay. मैम इट्स ऑलरेडी 1 आवर एंड ये 1 आवर से भी ज्यादा हमारी जो है वो कॉन्वर्सेशन एक्सटेंड हो गई, लेकिन मैम लिटरली अगर मैं ये कहूँ कि ये
वन ऑफ द फ्यू सेशंस है जिससे मैंने बहुत ज्यादा सीखा, एंड आई एम श्योर मैम जिस तरह के क्वेश्चंस थे हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत ज्यादा लर्न किया होगा। तो मैम इंशाल्लाह अगर हम आपको दोबारा तकलीफ दें तो, क्योंकि मैम मैंने बहुत सीखा लिटरली, मतलब लाइक इट इज वन ऑफ द बेस्ट सेशन आई हैव होस्टेड एवर। तो मैम थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड इंशाल्लाह हमारी कभी किसी नए सेशन में बहुत जल्द फिर मुलाकात होती है। एंड thank you, Malia. You know, it's so kind of you to say these words of appreciation. And you know, I'm always willing and happy to interact with the youth because I sincerely feel कि हमारा future जो है वो हमारा youth है। तो जितना ज्यादा हम as more experienced people अपना इनके साथ share कर सकें knowledge, I'm always happy to give time and to talk to you. Okay, ma'am. Thank you so much for your time. Thank See you you. next time. Bye bye. Bye.